जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। लगातार एमपीपीएससी का बढ़ता कट ऑफ कई बच्चों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है कि यार ये जो 80 मार्क तक कट ऑफ जा रहा है इसको क्रॉस कैसे किया जाए। जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं या फिर जो नए हैं, बिगनर हैं, उन सब के लिए आज का ये वीडियो हम लोगों ने प्लान किया है, जिसमें हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। पहला, कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है इसको कैसे टारगेट किया जाए, किन सोर्स को फॉलो किया जाए, क्या ऐसी चीज है जिसको इग्नोर किया जाए, पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, नोट्स कैसे बनाए जाए, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको आने वाले टाइम पीरियड में इस एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती है। एक एक करके चलते हैं, वन बाय वन सारे सवालों के जो आंसर है वो करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है अबाउट द एग्जाम एंड एक्सपेक्टेड डेट। अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात की जाए जो 3 फेज में होगी, प्रीलिम्स मेंस मींस एमपीपीएससी के एग्जाम जो 3 फेज में, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में, उसका एक्सपेक्टेड डेट अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वो जो मार्च के बाद या मार्च और अप्रैल वाला 2025 का पार्ट रहेगा, तब ये एग्जाम आ सकती है। अभी कैलेंडर नहीं आया है क्योंकि कई सारे पुराने एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है। तो एक्सपेक्टेड क्या किया जा सकता है कि वो दिसंबर तक क्या करे, नोटिफिकेशन जारी कर दे, जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर दे और मार्च या अप्रैल तक ये क्या करे, इस एग्जाम को कंडक्ट कर ले। अब की बार भी वो इसी अप्रैल में लेना चाहते थे, बट इलेक्शन ईयर होने के कारण एग्जाम क्या बढ़ी, आगे बढ़ी। शुरुआती टाइम होगा क्या, तो मार्च और अप्रैल ही होगा। अभी अगर हम बात करें तो आज सितंबर का आखिरी दिन है, हम अक्टूबर में जाने वाले हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हमारे पास अवेलेबल है 2024 के, और 3 महीने के आसपास हमारे पास अवेलेबल होने वाले हैं आने वाला जो साल 2025 है उसके। तो टोटल हमारे पास समय है कितने महीने का, 5 महीनों का। इन 5 महीनों में हमें एक स्ट्रेटेजी ऐसी प्लान आउट करनी है कि जब हम एग्जाम में जाएं तो हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें और मेंस के लिए हम प्रिपेयर्ड रहें, कि वो जो 1 डेढ़ 2 महीने का समय मिलना है ना, उसके अंदर हम पूरी की पूरी मेंस की पढ़ाई कर लें। अभी वर्तमान में हर व्यक्ति का ये होता है कि यार हम सब कुछ पढ़ते हैं, सारे सोर्स को फॉलो करते हैं, बट स्टिल हम बार बार कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं। अब ये जो कट ऑफ से चूकने के पीछे रीजन अगर देखा जाए, उसका एनालिसिस किया जाए लास्ट 5 साल के कट ऑफ का, तो क्या रहा। 2000 जनरल अगर हम कैटेगरी के आधार पर ही चर्चा कर लें तो 2020 से 2024 तक इन 5 सालों में कट ऑफ रैपिडली क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जो पहले 140 कहीं 70 मार्क्स के आसपास हुआ करता था, अब वो जाके 80 तक गया है, और जो पिछले साल तो और भी 81 को क्या किया था, टच कर दिया था। मीन्स अगर पहले जब हम पढ़ाया करते थे हम कहते थे दैट इफ यू आर देयर इन द रेंज ऑफ 75 तो आपको कोई एग्जाम में नहीं रोक सकता। बट अब सवाल है कि जिस तरह से कट ऑफ बढ़ा है, हमें कहा जाएगा कि आपको 85 जो है वो टारगेट करके चलना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इसी साल का कट ऑफ देखा जाए तो 160 मींस आपका रहा किसका, जनरल कैटेगरी में 156, ओबीसी में 148, आपका एससी में, और 140 मार्क्स रहा आपका एसटी में। 140 जो पहले कभी कट ऑफ हुआ करता था किसका, जनरल का, अब वो आप पहुंचा है शेड्यूल ट्राइब की कहानी तक। इस कट ऑफ को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि जो हम वीडियो में सुनते हैं कि एमपीपीएससी इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जामिनेशन, ये अब रही नहीं है। अब ये बहुत टेढ़ी खीर बन चुकी है, क्योंकि अब पॉइंट ये आपको अपनी इफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा, और इस एग्जामिनेशन की कंडीशन ये कि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए तुक्के भी अपना काम करते हैं, किस्मत भी जो है, किस्मत भी अपना काम करती है। क्या करे क्या ना करे, दो चीज हमारे पास आती है, दैट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जब हम चर्चा करते हैं व्हाट टू डू के बारे में, तो 5 ऐसी चीजें हैं, 5 ऐसे टॉप 5 या पैरामीटर्स हैं जो हमें सबसे पहले करना चाहिए, और जो असेंशियल है। अगर ये कर दिए तो हम कह सकते हैं कि सिलेबस जो हमारा है वो है कंफर्म, मींस हमारा सिलेक्शन जो है वो कंफर्म है। क्या है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो जाना है, सिलेबस जो है उसको गो थ्रू होना है। सबसे पहले अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है ना, तो उस सिलेबस को करना है। समस्या ये है कि कई परसेंट बच्चा, मैं तो अभी कह सकता हूं 90% जो क्राउड एमपीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आता है, उसमें से 100% जो आता है उसमें से 90% सिलेबस नहीं देखता। वो बाद में कहीं देखता है, टीचर के फोर्स करने पे देखता है, शुरुआत में नहीं देखता। वो बड़ा ताऊ में ही अपने एक रिदम में रहता है, वो आके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है, और वही से आपकी फेलियर जो है वो शुरुआत हो जाती है। मीन्स हम लोग प्रिपरेशन करते हैं सिलेक्शन की नहीं, फेल होने के लिए, कि हम किस तरह के वो काम कर ले कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है सिलेबस को। हम इस सिलेबस को समझना है दैट व्हाट दे विल गोइंग टू आस्क, क्या पूछने वाले हैं, क्या बताया है उन्होंने।
ठीक, सेकेंड वाई, उनके पीछे क्या कुछ तो लॉजिक होगा ना कि वो ऐसी चीजों पे क्यों काम करने वाले हैं। एंड हाउ, किस तरह से पूछेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने सिलेबस में क्या है दे रखी है। जब हम सिलेबस को गो थ्रू होना चाहिए, हमें एक एक चीज पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि प्रीलिम्स की 10th यूनिट में क्या है, प्रीलिम्स का जो 5th यूनिट है उसमें क्या है, या फिर मेंस के 6th 5th पेपर जो है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हमें सिलेबस के आधार पे कंफर्म होना चाहिए। सिलेबस अकेला कभी भी कहीं रिजल्ट नहीं करेगा जब तक इसको पढ़ा नहीं जाएगा किसके साथ में, पीवाईक्यूज के साथ में। ये बड़ा एसेंशियल है। कहते हैं ना, आपको कोई चीज किसके साथ में पढ़नी पड़ेगी, आपको पीवाईक्यूज के साथ में पढ़नी पड़ेगी, तभी आप समझोगे। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है ना, अगर सिलेबस में सबसे पहले बात करूं तो पहली यूनिट जो है वो पहली यूनिट किसके बारे में चर्चा करती है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब ये जो इंडियन हिस्ट्री है ये किसी कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आएगी, ये जो पटवारी का एग्जाम हो रहा है उसमें भी आ रही है, और यही यूपीएससी में भी आ रही है, और यही हिस्ट्री एमपीपीएससी में भी आ रही है। कुछ तो अंतर होगा ना इस इतिहास में कि यहां जो कांस्टेबल में पूछा जा रहा है वो अलग है। अकबर नहीं बदलेगा, ठीक है, महाराणा प्रताप नहीं बदलेंगे, शिवाजी नहीं बदलेंगे, वही रहेंगे, गांधी भी वही रहेंगे, जन्म भी वही रहेगा, पर अंतर क्या हो जाएगा, पूछने के तरीके का। कांस्टेबल में जो सवाल आएंगे उनका तरीका अलग रहेगा, बट एमपीपीएससी में जो सवाल आएंगे उनका तरीका अलग रहेगा, और यूपीएससी में जो सवाल आएंगे उनका तरीका अलग रहेगा। इसलिए आप इंडियन हिस्ट्री को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते, आपको वो आईना बदलना पड़ेगा, और वो चश्मा कौन देगा, वो चश्मा देगा आपके पीवाईक्यूज। जब आप पुराने साल के क्वेश्चंस देखोगे, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे, आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे, तो आप ये समझोगे कि एमपीपीएससी पूछता क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका कल्चर क्या है। क्योंकि यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछता, एमपीपीएससी इनडायरेक्ट नहीं पूछता। तो एमपीपीएससी जो पूछ रहा है वो हमें कैसे मिल पाएगा और वो कहां से मिल पाएगा। आपका जो पहला पार्ट होता है, कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है। आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस के साथ में, और उसी सिलेबस को आप स्टडी करने वाले हो किसके साथ में, पीवाईक्यूज के साथ में। जब आप इन दोनों चीजों को गो थ्रू हो जाते हैं तो ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब इन दोनों चीजों को आपको रिपीटेडली देखना है, क्योंकि एक बार में आपको ये पूरा समझ में आ जाए संभव नहीं है। तो रिपीटेडली देखने का मतलब है आपने अब की बार देखा, पीवाईक्यूज देखे, फिर आपने सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक आध महीने बाद फिर आप सिलेबस पे जाइए कि अब मेरा टास्क कंप्लीट हुआ, और उसको पीवाईक्यूज के साथ क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ये दो चीजें होने के बाद थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है सोर्स सिलेक्शन। ठीक है, कि आप किन चीजों से पढ़ने वाले हैं, हम क्या करेंगे। ठीक, जैसे आपका सोर्स का हो गया कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, या फिर आपने हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी उठाया है, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन या और कोई टेक्स्ट उठाया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया वो सोर्स जो जनरली मार्केट में प्रचलित है वो हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहली चीज। सेकेंड, क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर रहा है नहीं। हम बार बार सोर्स जो है वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सोर्स सिलेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही उस सोर्स में से हमारा नोट्स जो है वो प्रॉपर बनने चाहिए कि हम उसका क्या करें, व्यवस्थित जो नोट्स है वो बना पाए। ठीक, क्योंकि क्या है, आपने सोर्स बनाया, आपने लक्ष्मीकांत उठाया, पर लक्ष्मीकांत के सारी चीजें हमारे काम की है नहीं, एमपीपीएससी कभी नहीं पूछता, एमपीपीएससी हिस्ट्री के कुछ चीजों के ऊपर, तो आपके नोट्स उस आधार पर बनने चाहिए। अब जब ये नोट्स की बात आती है ना, तो इस नोट्स का अपना एक कॉन्सेप्ट है, इनको सिंपली नहीं देखा जा सकता। इन नोट्स में दोनों चीजें होनी चाहिए, आपके फैक्ट होने चाहिए। फैक्ट कैसे होने चाहिए, वो करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, जो ट्रेंड्स में चल रहा है, करंट अफेयर का मतलब समझना, जो क्या है ट्रेंड्स में है, उन आधार पर होना चाहिए। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी में साइक्लोन का नाम आया, तो साइक्लोन में अभी रिसेंटली कौन सा साइक्लोन आया, किन कारणों से आया, क्या टाइफून्स आए, वो सारे के सारे हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपके जो नोट्स बना उसमें करंट का इंपैक्ट होना चाहिए, करंट ट्रेंड्स का इंपैक्ट जो होना चाहिए। तो आपका जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है नोट्स मेकिंग और सोर्स सिलेक्शन। ये तीन चीजें होने के बाद फोर्थ आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है न्यूज़पेपर पर। अब ये जो न्यूज़पेपर है ना, इस न्यूज़पेपर को लेके जितने मिसकंसेप्शंस हो सकते थे वो सारे अवेलेबल है। कई लोगों का कहना है कि न्यूज़पेपर से आपको करंट अफेयर मिलता है। हाँ मिलता है, पर सवाल है क्या आप ये करंट अफेयर याद रख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो इतना हम याद ही नहीं रख सकते ना, एक साल तक लंबे तक हम क्या करेंगे, करंट अफेयर जो है उनको याद नहीं रख सकते। फिर क्या है
ये आपको कंटेंट देता है। क्या देता है ये आपको? कंटेंट। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे तब आपको रिक्वायर्ड रहेगी सबसे ज्यादा डेटा की, शब्दों की, और वो शब्द कहां से मिलने वाले हैं? वो शब्द इस न्यूज़पेपर से मिलने वाले हैं, वो आइडिया आपको न्यूज़पेपर से मिलने वाले हैं। जो एग्जाम्पल्स आप डालने वाले हैं ना आंसर में, वो एग्जाम्पल आपको कहां से मिलेंगे? यहां से मिलेंगे, क्योंकि ये बताएगा कि समसामयिक में जो चीजें हैं वो क्या क्या चल रही है। सो द फोर्थ थिंग आपका जो आता है वो आता है आपका न्यूज़पेपर, जिसको आपको डेली पढ़ना है। इसका कोई स्विच या इसका अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। ये कहीं एनालिसिस से नहीं होना चाहिए कि आपने किसी बंदे का एनालिसिस देखना स्टार्ट कर दिया। आजकल चलता है ना, आजकल हर किसी चीज को चीजें 5 मिनट, पहले तो एक जमाना था हमारा जब हम शुरू किए थे तो सबको 2 मिनट में चाहिए था, हम तो और भी मैगी के जमाने के। अब तो इंस्टा रील वाला समय आ गया जहां पे 10 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया, हमने किसी चीज को देख लिया हम स्वाइप अप कर जाते हैं। सो न्यूज 10 सेकंड का मैटर नहीं रहा, इसको आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखा जाए, सिंपल सा एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया, अब वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जैसे अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आईटी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे। क्या लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 2023 में जो आईटी रूल्स थे उनको अमेंड किया। उसमें उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम एक फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू बनाएंगे। फैक्ट चेकिंग यूनिट क्या करेगी? ये देखेगी कि कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कोई फॉल्स न्यूज तो नहीं है, कोई फेक न्यूज तो नहीं है। हम इन सबको जांचेंगे और जो गलत होगा उसके खिलाफ क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। ये काम कब किया? 2023 में पार्लियामेंट ने आईटी रूल्स जो उनको क्या कर दिया? अमेंड कर दिया। अब ये वाला जो पॉइंट था, इस अमेंडमेंट के खिलाफ कुछ लोग, जिसमें एक फेमस कॉमेडियन है जिनका नाम कुणाल कामरा, जिसको आपने कभी सुना हो, वो चले गए बॉम्बे हाईकोर्ट। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ये पूरा के पूरा क्या है? इलीगल है। ये क्या है? गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो सरकार लेके आई ये क्या काम है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो आ गया, ये तो करंट अफेयर है। अब ये सवाल पूछा ना जाए, बट आपको जब आप क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? अच्छा ये बताए। तो उनका कहना था कि ये जो आपका राइट टू प्राइवेट, जो राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसके खिलाफ। तो जब आप फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आंसर लिखने वाले हो, तब आप ये पूरा के पूरा कंटेंट अपने आंसर में जब लिखेंगे तो आपके आंसर दूसरों से अलग होंगे, और जब वो दूसरों से अलग होंगे तो उसमें नंबर मिलना क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सो ये वो चीजें हैं जहां आपको, जो आपको काम में आनी है, कहां पर? आपकी मेंस आंसर राइटिंग और सभी चीजों में। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है आपका रिवीजन। कि आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा। आपका जो डेली रूटीन टाइम टेबल है ना, उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ ले, आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उसका पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं बन जाता। सो सिंपल एक स्ट्रेटेजी हम हमारे यहाँ बच्चों को बोलते हैं कि आप 2+1 की एक थ्योरी को क्या करें? फॉलो करें। ये 2+1 थ्योरी क्या कहती है? जिसमें आपको दो सब्जेक्ट जो नए पढ़ रहे हैं, आप कोई भी, आप अगर रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको, या फिर आप दो सब्जेक्ट को क्या कीजिए? एक साथ उठा लीजिए। मान लेते हैं आपने एक सब्जेक्ट हिस्ट्री उठाया, आप हिस्ट्री ले लीजिए, आप एक ज्योग्राफी ले लीजिए, आप दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इन दो सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए। इसके आप पीवाईक्यूज लगाइए, इसके आप एमसीक्यू लगाइए, ये सब कीजिए। प्लस इसमें एक सब्जेक्ट का क्या कीजिए? रेगुलर रिवीजन कीजिए। ठीक, तो ये रिवीजन वाला स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? ये भी डेली होना चाहिए, इसके अंदर भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपका प्रैक्टिस जो है वो डेली होना चाहिए। जब भी हम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उस पढ़ाई में क्या हो, आपने अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा हो तो उस टॉपिक के आप एमसीक्यू लगाइए। क्योंकि ऐसे तो जैसे हम मान लेते हैं ना, आजकल तो हम लोग वो है जो क्रिकेटर रोहित शर्मा, हम उसको भी बता रहे हैं, विराट कोहली को बता रहे होते हैं आपको ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए। तो ज्ञान देना हमको बड़ा अच्छा है, पर पॉइंट है हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमको तो कुछ आता नहीं है ना। सो पॉइंट है, आपने जितना भी पढ़ा है उस पढ़ाए हुए को आप क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए उस पे। जितना, अगर आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के एमसीक्यू लगाओ, उसके पीवाई पिछले साल पूछा गया मेंस का आंसर लिखो, और ये चीज आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनके लिए कॉपी करो। और जो जो आपने पढ़ा है उसका रेगुलर क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। रिवीजन के दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो एक सब्जेक्ट ऐसा जिसका आप डेली रिवीजन कर रहे हो, दूसरा मंडे टू फ्राइडे आपने जो पढ़ा उसका पूरे चीज का रिवीजन आप सैटरडे और संडे में कीजिए। जल्दी जल्दी भागने में सिलेबस हो सकता है, सिलेक्शन नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कोई सेंस नहीं बन जाना। तो उससे क्या होगा? सिलेबस आपको लगेगा कि ये सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूं, बट वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंचा सकती। तो ये वो 5 डायमेंशन है जिन डायमेंशन पे हमें शुरुआती तौर पर काम करना है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि भैया
हम लोग तो सारा काम किए थे, आपने पहले भी बोला था, पर हम क्या नहीं कर पाए, फिर हम 1-2 नंबर से रह गए। तो उसमें पॉइंट सिंपल सा है कि हम कहीं मिस कर गए। कहीं मिस क्या कर गए, या तो हम हमारी जो गलतियां हैं उनको कम नहीं कर पाए, क्योंकि जो लोग भी 2-5 नंबर से रहे हैं, आप फिर से एनालिसिस कीजिए, आपने 2 या 5 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो आप जानबूझ के आपको आंसर आते हुए भी आप क्या करके आ गए, गलत करके आ गए। और वो जो आपकी मिस्टेक्स है ना, जो आप गलत करके आए हो, उसी का रिजल्ट रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो सिलेबस का एनालिसिस, ये 5 चीजें करनी है, उसके बाद में कैसे शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको प्री और मेंस दोनों पे फॉलो करना है, क्योंकि अभी 5 से 7 महीने का समय है, तो हम सिर्फ प्री ओरिएंटेड नहीं हो सकते, हमें मेंस पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। अब मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, बट उसको डिवाइड करने का एक बेसिक पार्ट हो सकता है कि हम जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट ले, 3 पार्ट्स में बांट ले। कैसे? ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ प्री में आने वाले हैं, जैसे आईसीटी। आईसीटी कहां आएगा? सिर्फ प्री में आएगा, तो उसको कहां पे फोकस करें? प्री अकेले पे फोकस करें। सेकेंड, ऐसे सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों में है, जैसे क्या क्या, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हो गया, मध्य प्रदेश जो आपका 40% प्लस स्कोर रखता है वो हुआ, ये सारी चीजें किस में आ गई? कोर सब्जेक्ट में आ गई। मेंस में ऐसी चीजें जैसे आपका सोशियोलॉजी हो गया, देन आपका अभी उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ा है वो हुआ, एथिक्स हुआ, ये सारी चीजें सिर्फ कहां पे आएगी? ये सारी चीजें सिर्फ आपका मेंस में आएगी। तो आप सिलेबस को इन 3 हिस्सों में बांटिए, आप सब्जेक्ट जो है उसको 3 हिस्सों में बांटिए। एक से सब्जेक्ट जो प्री अकेले में आएंगे, ऐसी चीजें जो प्री और मेंस दोनों में आएगी, और ऐसी चीजें जो सिर्फ मेंस में आने वाली। और पढ़ाई का तरीका इन तीनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। वो चीजें जो सिर्फ प्री में आ रही है, उस पर हमारा टारगेट क्या हो? सिर्फ हम फैक्ट पे काम करें, ठीक, हमारी प्रैक्टिस कैसी हो? सिर्फ हम एमसीक्यू पे काम करें। जो चीज प्री और मेंस दोनों में आ रही है, उस पे हमारा काम क्या हो? तो इसके ऊपर हम आंसर राइटिंग भी करके देखें, उसके ऊपर हम एमसीक्यू जो है उनको भी लगाएं। और जो चीज सिर्फ मेंस में आने वाली है, उस पर हमारा फोकस सिंपल क्या होना चाहिए कि हम उस पर प्रॉपर डेली क्या करें? डेली रेगुलर आंसर राइटिंग करें, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना हम अच्छा लिख पाएंगे। ये बेसिक सा प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट ना। वो कहानी हम बचपन से सुन के आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हो वो यहीं से निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है? पूरे के पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट देना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जब आप प्रीलिम्स में आते हैं, हम प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो प्रीलिम्स का सबसे पहला पार्ट होता है प्रिपेयर ईच यूनिट इन सेपरेटली। एमपीपीएससी यूपीएससी से सिंपल है। क्यों सिंपल है? इसके सिलेबस में उन्होंने पूरी चीजों को 10 डिफरेंट यूनिट्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। आपकी स्ट्रेटेजी इसी के आधार पर होना चाहिए। आप यूनिट वाइज चीजों को प्रिपेयर कीजिए, यूनिट वाइज आप चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। आप उसके ऊपर क्या लगाइए? आप एमसीक्यू लगाइए। कल्पाक्ष एक चैलेंज चला रहा है जिसमें हम 300 हार्ड डेज चला रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इन 8 सब्जेक्ट पे डेली 100 एमसीक्यू लेकर आने वाले हैं 300 दिनों तक। अभी तक उसके 90 प्लस डेज जो है वो हो चुके हैं, मतलब हम 9000 प्लस एमसीक्यू क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये क्या है? आप अगर 100 एमसीक्यू डेली लगा रहे हैं, आपने टारगेट बना लिया है कि आप 1.5 आवर का समय रोज देंगे, 100 एमसीक्यू आप रोज लगाएंगे, तो आप क्या करोगे? जब आपका एग्जाम आएगा ना, तब तक आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू क्या है? कंप्लीट कर चुके होंगे। और इतनी अगर हम प्रैक्टिस करके गए हैं तो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला पार्ट क्या हो गया? हम इस पे जाए। अच्छा, इसको ज्वाइन करना है तो इसकी लिंक आपका यूट्यूब जो चैनल कल्पाक्ष का है वहां पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको जाके इस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है? एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। सेकेंड, अगला है सोर्स। जैसे एमपी है, अब एमपी से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, उसके लिए आपका अलग हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स आ गई, ठीक है। इसके अलावा आप अलग अलग बुक्स जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। कई लोग प्रतियोगिता दर्पण के बारे में, कोई अरिहंत की बात करता है, कोई महावीर की, बट आपको जो कंटेंट अच्छा लगे आप उसको एक सोर्स जो उसको पूरा अच्छे से क्या करिए, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। सेकेंड अगर बात किया जाए इसके अलावा, तो जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, उसमें लूसेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तो हमें उसके ऊपर भी क्या करना है? काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वो है जहां पे सारी चीजें किस में दे रखी है? फैक्चुअल में दे रखी है, और उसी आधार पर हमारा पढ़ने का तरीका होना चाहिए। प्लस ये एक अकेला पार्ट, आपको गलतियां मिनिमाइज करनी पड़ेगी, और सेकंड क्या करना पड़ेगा? एमसीक्यू पर अधिकतम से अधिक जितना ज्यादा हम कर सकते हैं उतना ज्यादा फोकस हमको एमसीक्यू पे करना पड़ेगा। क्योंकि सेकंड करंट अफेयर वाला पार्ट आ जाता है, एमपी ट्राइब वाला पार्ट आ जाता है, सेंसस वाला पार्ट आ जाता है। तो लोग क्या करते हैं? सेंसस जो 2011 में आया था ना, अभी भी हम क्या करते हैं? सेंसस का क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं।
अरे भाई, तो फिर हमने पढ़ाई क्या की? अगर हम इतना लंबा समय से पढ़ाई कर रहे, हम सेंसस सही नहीं कर पा रहे, मीन्स हमने कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस हमारा आना चाहिए, हम एक एक चीज का टॉपिक बनाए और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करें, तो उससे क्या होगा, आपका वो पूरा के पूरा यूनिट 100% प्रिपेयर हो जाएगा। सो आपका ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा उसके मिनिमम 50 to 100 एमसीक्यू आप लगाइए और उसको प्रॉपर रेगुलर रिवीजन कीजिए। और रिवीजन कैसा, तो आज तक वाला नहीं कि हमने कॉपी खोल के बैठे हैं पढ़ रहे हैं, नहीं, वो बचपन वाला है। बचपन वाला आपने कुछ पढ़ा, कॉपी को बंद कीजिए, बंद करने के बाद आप उसको लिखिए प्रॉपर। मान लेते हैं आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक की 1 by 1 सारी चीजें जितनी भी है वो सब लिख कर देखिए। अगर उस तरह का रिवीजन किया तो वास्तविकता में रिवीजन होगा। सिर्फ पढ़ लेना, खुद को समझदार बना लेना या फिर खुद के अंदर से स्टूडेंट को मार देना, खुद को आजकल है ना मैच्योर समझते हैं खुद को कि हम पढ़ के सारी चीज समझ जाएंगे, अगर वो है तो हम हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें क्या कर जाने वाले हैं, मिस कर जाने। तो फोकस किस पे हो, एक एक चीज पे हो, एक छोटी छोटी जो बात है ना, माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें उस पे हो, और हर चीज को कैसे देखें, लिख कर देखें। जैसे कि स्पोर्ट्स की बात है, आपने उठाया फुटबॉल के बारे में, तब इस फुटबॉल के बारे में आप सारी चीजें 360 डिग्री अप्रोच के साथ लिखिए। उस ग्राउंड को क्या कहते हैं, लेंथ क्या होता है, बॉल कितनी बड़ी होती है, कौन सा टूर्नामेंट होता है, कौन सा फेमस प्लेयर हो गया, सब हो गया। आपने मान लेते हैं वर्ल्ड बैंक उठाया, तो उस वर्ल्ड बैंक के साथ भी आपको हर चीज को कैसे पढ़ना है, 360 डिग्री अप्रोच के साथ पढ़ना। और आपके नोट्स कैसे होना चाहिए, सिंपल फैक्चुअल होने चाहिए। कैसे हो सकता है, जैसे मान लेते हैं आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या किया, बात किया, आपने वर्ल्ड बैंक लिखा। अब एक बार पूरा पढ़ने के बाद में अब इसका रिवीजन करते समय सिंपल एक रफ डी पेपर जैसा, वर्ल्ड बैंक कब फाउंड हुआ, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, कितने ऑर्गन्स है, कौन लीडर है, इंडिया कितनी ब्रांचेस है, कहां उसका हेडक्वार्टर है, इंडिया के उसके साथ संबंध क्या है, ये सारी चीजें 360 डिग्री अप्रोच के साथ क्या करना शुरू कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर इस तरह से हमने चीजों को पढ़ना शुरू किया, सेम कहानी आप हिस्ट्री पे चले गए, आपने आए मॉडर्न पढ़ना है, तो मॉडर्न आपको ईयर वाइज याद होना चाहिए। किस तरह से, क्या हम 1905 से स्टार्ट करते हैं, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, 1906 मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1906 सूरत स्प्लिट हो गया, 1908, तो ये ईयर वाइज हमको एक एक चीजें याद होना चाहिए। अगर हम इस तरह से उसको बोलते हैं रटना, वो रटना पड़ेगा। कुछ चीजें हिस्ट्री है, हिस्ट्री रटना पड़ेगा, ज्योग्राफी में कुछ चीजें वो क्या करनी पड़ेगी, वो रटनी पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं। तो इसलिए इन चीजों पे जो रटने लायक है उसको रटिए, जो समझने लायक है उसको 100% समझिए, और प्री पर इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए कि जब एग्जाम में जाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। सेकेंड आता है मेंस। ठीक है, मेंस के बारे में जब चर्चा की जाए बेटा, तो हमारे पास कुल 6 पेपर है। अब इन 6 पेपर्स में से बेसिकली अगर मैं 2 पेपर उठा लूं, पेपर 5, पेपर 6, जिसमें एक पेपर हिंदी आने वाला है और दूसरा जो ऐसे राइटिंग आने वाला है, आप किस मीडियम से बिलोंग करते हैं फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों हिंदी में आएंगे। तो इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपकी राइटिंग हैबिट होनी चाहिए। ऐसे लिखने की शुरुआत ऐसा नो प्री के बात करें, पहले से ही कर दीजिए। हर सप्ताह, हर संडे एक ऐसे लिख कर देखिए। हिंदी पर उतना ही काम कीजिए। ये 2 सब्जेक्ट पर अगर आपने काम कर दिया तो ये आपके एड ऑन्स हैं, क्योंकि ये एक बड़ा तबका छोड़ के जा रहा है। फिर आता है जीएस पेपर 4। ये जो टोटल 4 पेपर आने वाले हैं जीएस के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनको लेकर आपकी स्ट्रेटेजी साफ होनी चाहिए। एक पॉइंट होता है जिसको लेके मैं मार्केट का कई तबकों से अलग विचार रखता हूं। पहला उनका होता है कि हम हर चीज के नोट्स बना लें, नोट्स के आधार पर जिस तरह से सवाल आने। मेरा कहना है कि ये कंपल्शन नहीं है कि एमपीपीएससी हर बार एक ही तरह से क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, और उस फैक्ट को हमें हर तरह से लिखना आना चाहिए। 2 नंबर में आ जाए तो भी लिखना आना चाहिए, 5 में आ जाए तो भी लिखना आना चाहिए, और 10 मार्क्स में आ जाए तो भी लिखना आना चाहिए। जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, तो बैटल ऑफ प्लासी आप 2 नंबर में भी बता दे, आप 5 में भी उसे लिख ले और 10 में भी लिख ले। ये कैपेबिलिटी आप में होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके शॉर्ट नोट्स जिसमें सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इज, एम, आर, हाँ, बल्कि, है ना, ये सारी चीज तो हम क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, उसको आप प्रैक्टिस कर करके देखिए। बट आपके नोट्स इतने शॉर्ट और प्रिसाइज होने चाहिए जिसमें मेन कंटेंट हो। जैसे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ,
किस किस के बीच में हुआ, क्या रिजल्ट आया, ये पता होना चाहिए। इसमें अगर 3 मार्कर में आया तो सिंपल लिख दो, 5 मार्कर में आया तो बढ़ा के लिखिए पूरी की पूरी थ्योरी क्या थी। ऐसी कहानी गांधी के बारे में, ऐसे ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ऐसा ही आपका ज्योग्राफी में, ऐसा ही आपकी किसी और टॉपिक में जहां पे हमें एक एक चीज क्या हो, फैक्चुअल। कोई भी चीज जो थोड़े ज्यादा नंबर में है या फिर 5 या 10 मार्क्स में है, वहां पर एग्जाम्पल अगर करंट से कोई अवेलेबल है, जो सिंपल अवेलेबल है पॉलिटी और ज्योग्राफी में, दो पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में, ये तीनों वो सब्जेक्ट है जो करंट बेस्ड हैं। इनको आप क्या नहीं कर सकते, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो करंट में चल रहा है, गवर्नर पे सवाल आया, रिसेंट में गवर्नर की कोई समस्या आ रही है, वो मेंशन कीजिए। ज्योग्राफी में किसी साइक्लोन से सवाल आया, साइक्लोन कोई आया है उसका उदाहरण दीजिए। इकोनॉमिक्स की वर्तमान प्रैक्टिस में उसका एग्जांपल दीजिए। आप क्राइसिस के नाम पे, इकोनॉमिक क्राइसिस में हर बार वेनेजुएला नहीं लिख सकते, अब वर्तमान में आपको श्रीलंका और पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो आप करंट अफेयर के साथ इस पर फोकस कीजिए। डेली 3 to 4 आंसर राइटिंग जो है वो जरूर कीजिए। कल्पाक्ष अपने जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर डेली अभ्यास नाम से एक सीरीज चलाता है, जिसमें 200 प्लस डेज से लगातार हम क्या दे रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं। इससे पहले भी लगातार प्रैक्टिस चल रही है, बट अभी हमने एक सीरीज चलाया है जिसमें हम डे वाइज से काउंट कर रहे हैं। तो लगातार 200 दिनों से हम एमपीपीएससी के लिए 2 2 मार्कर और एक 10 मार्कर क्वेश्चन लगा रोज दे रहे हैं, जो करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों डेटाबेस है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो कल्पाक्ष के जो नंबर, ऑफिशियल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, वहां पे आपको एक वेलकम लिंक आएगा, वहां से आप करंट अफेयर ग्रुप में ज्वाइन होजिए। उस करंट अफेयर ग्रुप में डेली आपको अभ्यास सीरीज मिल जाएगा। सो ये वो चीज है जो आपको किसके लिए करना है, मेंस के लिए करना है। अगर ये दो चीजें या ये चीजें हम कर रहे हैं तो इसमें 90% हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट है इनको सिस्टमेटिकली रेगुलर करना, कंसिस्टेंटली करना। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था कल्पाक्ष के 300 हार्ट का। अगर आपको ऐसे कोई कहे कि आपको 9000 क्वेश्चन लगाने हैं, या फिर हमें भी कह दे कि 9000 क्वेश्चन लगाने हैं आपको, संभव नहीं है। बट हम लगातार, अभी आपका 90 डेज हो चुके हैं, 91 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 90 दिनों से हम लगातार क्या कर रहे हैं, हम लगातार 100 क्वेश्चन रोज लगा रहे हैं। 100 क्वेश्चन रोज लगाने का रिजल्ट ये निकला कि 90 डेज में हम क्या कर गए, 9000 एमसीक्यूज जो हैं वो कर चुके हैं। अब ये 9000 याद रह जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बट ये 9000 जब हमने किए तो इसमें हमें मैक्सिमम याद रह गए, कई चीजों का रिवीजन हो गया, कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, जो आपको हर एग्जामिनेशन में क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। वैसी कहानी अभ्यास की, अभ्यास में भी 215 डेज प्लस हो चुके हैं। इन 215 दिनों में 215 आंसर्स तो हम 10 मार्कर लिख चुके हैं, और लगभग 430 आंसर्स जो हैं हम 2 मार्कर लिख चुके हैं। और अब चांसेस हैं कि इनमें से लगभग 10 to 15 ऐसे होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज आएंगे, और जो आपने पढ़े नहीं थे, जिस दिशा में आपका ज्ञान गया नहीं था। तो ये कंसिस्टेंसी है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, फोकस कीजिए, और अगर कोई कंसर्न आए तो जो नंबर कल्पाक्ष का दिया है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।